दोस्तों, तो अगला हम देखने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे पहले है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसका डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व है, उसको ढंग से देखना। इट इज द चेंज इन एंथैल्पी. It is the change in enthalpy when 1 mole of a particular indicated bond. It is an enthalpy change when 1 mole of a particular or the indicated bond of a gaseous reactant is broken. When 1 mole of a particular or indicated bond of a particular gaseous reactant is broken to give gaseous products, और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें जो मिलने वाला है दे आर कॉल्ड रेडिकल्स। जब कोई हम एक मोल बॉन्ड को तोड़ते हैं कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से, द गिवन बॉन्ड अगर हम तोड़ते हैं तो उसके लिए जो एंथैल्पी का चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंड ध्यान देना, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। This is always endothermic, यानी delta H bond dissociation enthalpy is always greater than 0. That is what we can say. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो हमें स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। H2 गैस पे इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो वहां पर तो हमारे पास केवल एक ही बॉन्ड है, तो ये हमारा डायरेक्टली 2H गैस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगा। अच्छा, ब्रोमीन के बारे में ध्यान देना। Br2 गैस अगर हमें 2Br गैस दे रहा है तो ये तो हमारा डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बट एक बात और ध्यान देना, Br2 लिक्विड 2Br गैस दे रहा है। दिस कैन नॉट बी सेड एज डेल्टा H ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देना। ठीक है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो बोल पाएंगे, लेकिन ये हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो हमारा डेफिनेटली नहीं है। लेकिन अगर मान लो इफ कंपाउंड्स हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर मान लो हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स हो रहा है तो इन दैट केस क्या हम कर सकते हैं? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है CH4। CH4 में जब हम पहली बार बॉन्ड को तोड़ेंगे और इसको CH3 गैस रेडिकल प्लस H गैस में कन्वर्ट करेंगे
तो यहां पर जो हमारा डेल्टा HBDE आता है, मान लो वो है x किलोजूल पर मोल। ध्यान देना, मैं अगला बॉन्ड जब तोड़ूंगा यानी CH3 डॉट, वो हमारा देता है CH2 डॉट गैस प्लस H गैस। ये वाला जो मेरा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा वो डेफिनेटली हमारा X जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। सिमिलरली ये गैस अगर ये वाला रेडिकल दे रहा है तो हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगा, ना वो X होने वाला है ना वो Y होने वाला है, वो कुछ अलग ही होगा Z। और लास्ट में CH गैस, जहां पर हमें C गैस प्लस H गैस देने वाला है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये तो फिर कुछ और ही होने वाला है। सो दिस, इसीलिए मैंने बोला जो पर्टिकुलर और इंडिकेटेड बॉन्ड जो है वो हमारा होना इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स है तो इन दैट केस पहला बॉन्ड तोड़ने का और दूसरा बॉन्ड तोड़ने का जो हमारा एफर्ट होगा वो एक्चुअल में तो हमारा सेम नहीं होने वाला है। ठीक है, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज अ प्रेटी यूजलेस थिंग एक्चुअली हमारे डे टू डे लाइफ के यूज के लिए। द रीजन बीइंग वो कोई एक गिवन पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो ना केवल कंपाउंड पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ पहली बार तोड़ना, दूसरी बार तोड़ना, तीसरी बार तोड़ना, इन सब पर भी डिपेंड हमारा करता है। सो व्हाट वी डिफाइन इन द मोर कन्वीनियंट फैशन इज द बॉन्ड एंथैल्पी or the average bond dissociation enthalpy. ठीक है, and that is called delta HBE. We are basically looking for the average. तो यहां पर जो हमारा CH4 वाला केस है जो हमने यहां पर कंसिडर किए थे, सो हम ये बोलेंगे जो डेल्टा HBE ऑफ CH बॉन्ड इन CH4 will be the average of all delta H BDE. What we are basically looking, mainly जो हमारा काम का होता है, हम जो डेटा में जो हमें दिया हुआ होगा वो ये वाला होगा, that is the average bond dissociation enthalpy. We simply call it the bond enthalpy. So look for the word. It is the bond dissociation enthalpy or the bond enthalpy or bond energy. Bond dissociation energy and bond energy. Cautiously look for the data. ठीक है, so यहां पर जो हमारा डेल्टा H BE होगा, that will be simply X plus Y plus Z plus W by 4. ये होगा हमारा एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ओके,
तो इसको हम लोग डिफाइन किस तरीके से करेंगे? इट इज द एवरेज एंथैल्पी चेंज या फिर मैं भी बोल सकता हूं एनर्जी रिक्वायर्ड. It is the average energy change or enthalpy change or energy required to break one mole of bond between two atoms from various gaseous reactants to give gaseous products oblique radicals. सो द बेसिक डिफरेंस इज वहां पर हमारा एवरेज है और पहले वाले केस पे हमारा जो था दैट इज अ पर्टिकुलर और इंडिकेटेड बॉन्ड है. तो मान लो टू एटम्स, उस पर अगर हमारा n बॉन्ड्स है तो डेल्टा H बाइंडिंग एनर्जी विल बी सिंपली डेल्टा 1 HBDE plus delta 2 HBDE delta N HBDE divided by N. So ये है हमारा N एटम्स, ठीक है, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं. ठीक है. In all numerical problems, we consider average value only. हम जो है वो केवल और केवल एवरेज जो वैल्यूज है वही हम देखते हैं, बाकी हम नहीं देखने वाले हैं. सो नाउ लेट्स गो फॉर अ डेटा. जैसे H2O मॉलिक्यूल में 2 OH का बॉन्ड है, तो ये हमारा है OH डॉट गैस प्लस H गैस. इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारा होता है that is 497.8 kilojoule per mole, and OH gas gives O gas plus H gas. डेल्टा H2 इसका जो टेंटेटिव वैल्यू होता है वो होता है 428.5 किलो जूल पर मोल. तो हम बोलेंगे जो डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH जो है दैट इज 497.8 प्लस 428.5 divided by 2, and that will come out to be equals to 463.15 किलोजूल पर मोल. क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ होगा वो यही वाला होगा 463.15 किलोजूल पर मोल. डेटा हमें वही दिया हुआ होगा, लेकिन दोनों डेफिनेशन में जो डिफरेंस है, वॉच वेरी केयरफुली, इट्स अ पर्टिकुलर बॉन्ड. यहां पर वी टेक द एवरेज ऑफ इट. दिस इज प्रेटी यूजलेस एक्सेप्ट डेफिनेशन. कोई खास काम हमें क्वेश्चंस में आएगा नहीं. ये वाला पार्ट मेन जो है
उसी को हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। जो डेटा दिया हुआ होगा उस पे हमें दिमाग की दही करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके, सो नाउ विल सी द एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, मेन एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो है वो ये है, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ reaction. It helps us to determine the enthalpy of a reaction. ठीक है, अच्छा मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रहा है जहां पर A2 गैस प्लस B2 गैस हमें दे रहा है 2AB गैस। हमें जानना है जो डेल्टा H रिएक्शन हमारा कितना है। अच्छा, क्योंकि A2 जो है वो हमारा गैस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर सबसे पहले मैं अप्लाई कर दूंगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2A गैस में। ये हमें ऐड करना पड़ेगा और इसके बाद यहां पर हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB मैं अप्लाई करूंगा तो 2BB गैस जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद जो है मेरा 2AB के बीच में बॉन्ड बनेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जब मेरा ये वाला मॉलिक्यूल बनने वाला है तो -2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB हमारा होने वाला है। सो सिंपली जो हम लिख सकते हैं, अगेन बॉन्ड हेवर साइकिल हमारा बन चुका है, तो डेल्टा HR विल बी इक्वल्स टू BE बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB minus 2 times bond energy of AB. That is going to be the delta HR of the reaction. So what can I say in general? What can I say in general? So if we want to write in general, जो हमारा डेल्टा H रिएक्शन होगा that will be equals to gamma reactant delta H bond energy of the reactant। पहले मेरे यहां पे ध्यान देना, वापस यहां पे जस्ट लाइक कंबशन यहां पर रिएक्टेंट साइड पे है माइनस समेशन गामा P डेल्टा H bond energy of the product side। This is a general that we can write। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, this is applicable only when all reactants oblique products are in gaseous state। all reactants या all products अगर हमारा गैसियस स्टेट पे है तो इन दैट केस ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बॉन्ड में हमें हमेशा जो हमारा रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो जो भी मिलता है वो केवल और केवल मुझे गैसियस पे ही मिलता है। बाकी लिक्विड हो या सॉलिड हो वहां पे तो फिर हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा, जो डेफिनेटली यहां पर ये एप्लीकेबल
नहीं होने वाला है। सो नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, N2H4 गैस गिव्स यू N2H2 गैस प्लस H2 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा H0 जो है that is 100 किलोजूल पर मोल। So now the bond energy of NN is given, NH is given and HH is given. So we have to find the bond energy of NN. ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोग के फायदे के लिए स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं यहां पर दे रखा हूं। ठीक है, राइट। अच्छा, एक बात बताओ, समेशन गामा पी डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ द R, ये हमारा कितना होगा? अगर हम रिएक्टेंट साइड पे ध्यान दें तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास एक N सिंगल बॉन्ड N है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160, और 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दैट विल बी 4 into 390 किलो जूल। ठीक है, अपर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वो तो है। और अगेन गामा पी डेल्टा एच बी ई, वो हमारा कितना है? प्रोडक्ट साइड में अगर हम ध्यान दें तो एक N डबल बॉन्ड N है, वो तो मुझे निकालना है, तो वो X है। यहां पर 2 हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है प्लस 390, और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें तो डेल्टा H रिएक्शन जो हमारा होगा दैट विल बी दिस माइनस दिस, 160 प्लस 4 into 390 माइनस X प्लस 2 into 390 प्लस 440, and that is will be equals to 110. That is given. तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कितना आ जाएगा? सो दिस विल बी, यहां पर तो पहले सबसे X विल बी इक्वल्स टू, X को उधर लेके चला जाओ, 160 प्लस 2 into 390 हो जाएगा, माइनस 440 माइनस 110, सो दैट विल बी 50, दैट विल बी 780 माइनस 440, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू कम, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस विल बी 340, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 390। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा बॉन्ड एनर्जी ऑफ N डबल बॉन्ड N आता है दैट विल बी 390 किलो जूल पर मोल। ओके, तो काफी सिंपल तरीका है, एक बार ढंग से देख लो इसे। ओके, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, द कैलकुलेट द एवरेज PCl बॉन्ड एनर्जी इन PCl5, व्हाट वे गिवन इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5, P गैस एंड Cl गैस। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है? मेन जो रिएक्शन है वो है 1/4 P4 सॉलिड प्लस 5/2 Cl2 गैस will give me PCl5 सॉलिड, और यहां पर जो है मेरा इसका रिएक्शन का जो है वो है मेरा डेल्टा HF0, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 375 किलो जूल पर मोल। ठीक है, राइट। अच्छा, अब जो है वहां पर मेरा क्या है, मुझे यहां पर और 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो P गैस और Cl गैस जो है
उन दोनों का फॉर्मेशन का जो डेल्टा HF नॉट है उसके बारे में हमें दिया हुआ है। तो ध्यान देना, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं एक पी गैस में, यही तो इसका डेल्टा HF नॉट होने वाला है। तो मुझे यहां पर +320 किलो जूल पर मोल देना पड़ा है। मोल छोड़ो। और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो एक Cl गैस का फॉर्मेशन के लिए 120 किलो जूल का एनर्जी मुझे देना पड़ता है। तो यहां पर तो मैं 5 Cl गैस बनाने वाला हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर तुम्हें देना पड़ेगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 320 किलो जूल। और ये देने के बाद अगर हम ध्यान दें, ये देने के बाद अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास -5 इंटू बॉन्ड एनर्जी, 5 बॉन्ड बनेगा P और Cl के बीच में। So we have completed the Born-Haber cycle. Now as we have completed the Born-Haber cycle, what we can say is 320 plus 300 minus 5 into BE PCl will be equals to -5375. तो 5 into bond energy of PCl, अगर हम ध्यान दें तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 995। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ PCl विल बी इक्वल्स टू 199 किलो जूल पर मोल। ऑब्वियसली बात है ये एवरेज है, क्योंकि PCl5 का स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं, उस पर एक्सियल होता है, इक्वेटोरियल होता है, दोनों के बीच में डेफिनेटली डिफरेंस होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो हमारा डेटा है उस डेटा से हमें एक ही बात मालूम पड़ रहा है, जो हम केवल इसका एवरेज वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। PCl5 में बॉन्ड्स जो है वो तो 3 एक टाइप के होते हैं, 2 अलग टाइप के होते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ये क्या बोला है, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल of CH in CH4 from the given data. ठीक है, some data given, please read, and now we are going to use them to compute the CH bond enthalpy. अच्छा, सबसे पहले जो CH4 का कंबशन रिएक्शन है वो हमें दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा CH4 गैस प्लस O2 गैस gives us 2 CO2 gas plus a 2 H2O liquid। तो 2 जो 4 यहां पर हो जाएगा हमारे पास 6। तो इस वाले रिएक्शन का जो हमारा डेल्टा H दे रखा है दैट इज -900 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ सॉरी, राइट, दैट इज व्हाट यू कैन से। सो यहां पर हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है CO2 और वाटर का ऑलरेडी नोन है। तो दोस्तों ध्यान देना, -900 विल बी डेल्टा HF ऑफ CO2 plus 2 into delta HF of H2O minus delta HF of CH4। तो पहले मैं CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो मैं निकालना चाहता हूं। तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा, जो डेल्टा HF ऑफ CH4 900, CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 है तो -400 -2 इंटू 280।
तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -500 -560 -60 किलो जूल पर मोल। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। अब CH4 को एक दूसरे तरीके से भी बनाता हूं, तो ध्यान दो, इसका जो फॉर्मेशन रिएक्शन है उसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो दिस विल बी CH4 गैस, और ये वाले रिएक्शन का जो डेल्टा HF होगा वो होगा मेरा -60 किलो जूल पर मोल। ओके, बट बॉन्ड्स के लिए काम करने के लिए पहले तो मुझे सबको गैसियस पे लाना है। तो ये वाले कार्बन सॉलिड को मैं सबसे पहले कन्वर्ट करना चाहूंगा कार्बन गैस पे, और उसके लिए मुझे सब्लिमेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे देना पड़ा है +700 किलो जूल, और 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ा है, तभी तो ये बना है 4H गैस। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर जो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो 2 × 430 यानी +860 किलो जूल हमें देना पड़ा है। और अब जो है वो यहां पर ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा। लकीली द प्रोडक्ट इज अ गैस, लकीली द प्रोडक्ट इज अ गैस। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट गैस है, तो ऑब्वियस सी बात है -4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। So using the concept of Born-Haber cycle, what we have constructed, and the Hess's law of constant heat summation, what I can say is 700 plus 860 minus 4 × bond energy of CH will be equals to -60. तो 4 × bond energy of CH will be, यहां पर हमारे पास हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा तो 920 हो जाएगा, और 700 प्लस 920 1620, होप सो या। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू 405 किलो जूल पर मोल। ट्रिवियल वे ऑफ सॉल्विंग, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। तरीका लगभग यही रहेगा। थर्मोकेमिस्ट्री इज अ प्रीटी इजी चैप्टर। डेफिनेशंस जो है उस पर ध्यान देना है। अरे बाय द वे मैं एक चीज बोलना भूल गया था। एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और एक होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बस डिफरेंस एक छोटा सा ही है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो हमारा 0 केल्विन पे ही डिफाइंड होती है, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हम लिखते हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारा कोई भी जनरल टेम्परेचर पर डिफाइंड होती है। अ माइन्यूट डिफरेंस, बट वो डिफरेंस हमारा न्यूमेरिकल में काम नहीं आता है। मेरा दिमाग से स्किप कर गया था, इसको वहां पर एक बार नोट डाउन डेफिनेटली कर लो। जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेसिकली हम लोग 0 केल्विन पे डिफाइन करते हैं, और जबकि जो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हम यूज करते हैं वो कोई भी टेम्परेचर पर हमारा डिफाइंड होता है। ओके दोस्तों, तो अब ये जो पूछा है, दे कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। ये हमारा बेसिकली मोनोमर है, और इसको अगर साथ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम जोड़ते हैं तो जो बनता है दैट इज द पॉलीमर। पॉलीमर में ये जो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द रिपीटेटिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड द रिपीटेटिंग यूनिट। ठीक है, अच्छा बेसिकली क्या है ये वाला यूनिट, कंट्रोल सी, यहां पर आगे जोड़ दो कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा, इन दोनों स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर से ध्यान दें, ये वाला दोनों हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड, ये इस पर तो कहीं पर हाथ ही नहीं लगा है, वो तो दोनों स्ट्रक्चर में है। सो अगर हम ध्यान दें, फॉर आइसोप्रीन टू नियोप्रीन,
इफ आई ऑब्जर्व, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, पहले इस पर आइसोप्रीन पे 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स था। सॉरी, और जब वो नियोप्रीन पे आया तो वो 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो गया। यहां पर तो हमारे पास केवल और केवल वही है। अब अगर मैं दूसरे पहलू की ओर देखूं तो पहले ये वाला कार्बन जो है वो किसी के साथ बॉन्ड जो है वो नहीं बना रहा था, बट अब जो है वो ये वाला पार्ट अगर मैं ध्यान दूं, ये बगल वाले दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड भी तो बना रहा है, एक इधर भी बना रहा है और दूसरा एक इधर भी बना रहा है। यानी 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड has been created। 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो हमारा क्रिएट हुआ है। बाकी और कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं हुआ है, यानी लॉस ऑफ 1C डबल बॉन्ड C एंड गेन ऑफ 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दैट इज व्हाट यू कैन सी। तो एक C डबल बॉन्ड C हमें तोड़ना पड़ा है, तो इसके लिए जो हमारा लॉस इन्वॉल्व होगा वो होगा हमारा 590 किलो जूल का, और यहां पर जो हमारा गेन इन्वॉल्व होगा हर एक डबल सिंगल बॉन्ड पे 330 का, तो गेन जो हमारा इन्वॉल्व होगा वो होगा हमारा 660 किलो जूल का। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नेट गेन होगा, जो हमारा नेट गेन होने वाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू 660 माइनस 590 किलो जूल, यानी दैट विल बी 70 किलो जूल। यानी गेन मतलब क्या, इतना एनर्जी मुझे मिलेगी, तो इतना एनर्जी अगर हमें मिलने वाली है तो सिंपल सी बात है जो हमारा डेल्टा H रिएक्शन होगी दैट विल बी -70 किलो जूल पर मोल। So the reaction is exothermic. The polymerization reaction is thermodynamically supported reactions. Okay? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी समाप्त होती है, राइट?